अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पीडीएम की हुकूमत ख़त्म होने में अब सिर्फ 11 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन हुकूमत ने जाते जाते आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया और पेट्रोल की कीमत 19 रुपये 95 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे बढ़ा दी है, जिसके बाद पेट्रोल अब 272 रुपये 95 पैसे और हाई स्पीड डीजल 273 रुपये 40 पैसे में दस्तयाब है। नई कीमतों का इतलाक भी आज से हो चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपने नशरी बयान में उन वजूहात का भी जिक्र किया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का सबब बने। ऑब्वियसली पूरी तरह उसकी ख्वाहिश थी और है कि जो भी रिलीफ आवाम के लिए की जा सकती हो वो देनी चाहिए। और आपने देखा कि हमने 30 रुपए फी लीटर भी पिछले चंद महीनों में एक गो में भी डीजल में कम किया, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि जो कुछ बेहतर हो सकता है हमें वो आवाम के लिए करना चाहिए। हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, अगर वो ना होती तो एक ही रास्ता था कि उसको कुछ कमी करके उसको हम एडजस्ट कर दे। पेट्रोल और डीजल के अलावा हमने ये भी देखा है कि घरेलू सिलेंडर की जो कीमत है वो भी 282 रुपये उसमें इजाफा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1083 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने चंद रोज़ पहले बिजली की कीमत में भी 7.5 रुपये तक का इजाफा किया था। इसके अलावा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जुलाई के बिल में 1 रुपये 89 पैसे इजाफी वसूल करने की भी मंजूरी मिल चुकी है। देखा यह गया है कि हुकूमतें अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ख़जाने के मुंह आवाम के लिए खोल देती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साए तले इत्तेहादी हुकूमत ऐसा नहीं कर रही। इसकी क्या वजह है? हुकूमत के इन मुश्किल फैसलों के क्या सियासी असरात हो सकते हैं? इस पर हम हबीब साहब से प्रोग्राम में क्या लेंगे और इन फैसलों के हमारी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशी उमूर फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक सलीम साहब, आप क्या समझते हैं, जाते जाते हुकूमत ये जो मुश्किल फैसले कर रही है, गो के अवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, लेकिन इसके हमारी मईशत पर क्या असरात होंगे? दो हक़ाइक़ सामने रख लीजिए। पहली हकीकत यह है कि हम लगभग 5 लाख बैरल रोज़ाना का तेल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें से 90% जो है वो बैरूनी ममालिक से इंपोर्ट होता है, वो आलमी मंडी से इंपोर्ट होता है। तो जब भी आलमी मंडी में अगर कीमत बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर उसकी कीमत बढ़ाना पड़ जाती है। और हुआ ये है कि आज से चंद हफ्ते पहले जो आलमी मंडी में तेल की कीमत थी वो लगभग $75 का बैरल था। अब वो पहुंच गई है $83 का एक बैरल। तकरीबन 10% आलमी मंडी में इजाफा हुआ है, इजाफा देखा गया है तेल की कीमत में। और उसी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है वो तेल की, पेट्रोल की और डीजल की कीमत जो है वो बढ़ाना पड़ी। लेकिन देखा यह गया है कि जब तो कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत फौरन कीमत बढ़ा देती है। अब पिछले कुछ महीनों में जो कोयले की कीमत है वो बहुत तेजी से गिरी है। वो $450 पर टन से कोई $130 पर टन पहुंच गई है, जिसमें आप समझ लीजिए 70% कमी आई है। अब हम कोयला इस्तेमाल करते हैं अपने बिजली के प्लांट्स में, तो बिजली की कीमत उस तरह से तो गिरनी चाहिए थी। बिल्कुल। इसी तरह गैस है वो आलमी मंडी में 70% कमी आई है उसके अंदर। गंदम जो है वो आलमी कीमत में 25% गिरी है। तो जहां पे तो आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है वो हुकूमत जवाज हमारे सामने रख देती है कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है इसलिए हमें भी बढ़ाना पड़ी है। लेकिन जब आलमी मंडियों में कीमत गिरती है तो उसका असर हमें पाकिस्तान में नजर नहीं आता। फारूक साहब, आपने कहा, फारूक साहब, एक अमूमी सी बात की जाती है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बिलखुसूस जो आम नौजवान तालिब इल्म, आम लोग, वो ये कहते हैं कि जनाब रूस का तेल आया, उस पर बड़ा कहा गया कि ये हमें बड़ा सस्ता मिल गया है, तो अगर वो भी अपने यानी बाहर से आने वाले दूसरे तेल के साथ मिलाया जाए तो एवरेज प्राइस तो कुछ कम नहीं हो जाती हमारी? जी देखिए, हमें हमेशा ये बताया गया कि सस्ता तेल रूस से आ रहा है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि उस तेल की क्या कीमत है तो फिर हमें जवाब मिलता है कि नहीं वो तो सीक्रेट है, वो हम नहीं बता सकते। तो ये तो बताया जा रहा है कि सस्ता तेल है, लेकिन वो उसकी कीमत क्या है ये नहीं बताई जा रही। दूसरा ये कि अभी तक सिर्फ जो तेल आया है वो 45,000 टन आया है और आप समझिए कि ये हमारी जो सालाना खपत है, हमारी जो सालाना कंजम्पशन है उसका 0.5% भी नहीं बनता। बिल्कुल। तो अगर वो वाकई है और सिर्फ 0.5% आ रहा है
تو پھر تو آپ سوچئے کہ جو آپ نے کہا کہ دونوں کو ملا کے تو قیمت پھر تو ایسا nothing. ہونا چاہیے. لیکن فاروق صاحب اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریفائنریز ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اگر ہم خام تیل منگوا بھی لیں روس سے تو ہم اسے پیٹرول یا ڈیزل کی شکل میں لا سکیں. وہ زیادہ تر فرنس آئل کی صورت میں ہی آئے گا ہمارے پاس. جی جو تیل روس سے آ رہا ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 40 سے 45% جو ہے وہ فرنس آئل نکلتا ہے, کیونکہ جو کروڈ روس کا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ زیادہ تر سعودی تیل, کویتی تیل اس کو استعمال کرتی ہیں. اب اگر آپ اس سے تیل لا رہے ہیں, سستا تیل لا رہے ہیں لیکن اس کی قیمت نہیں بتا رہے, اور صرف 45,000 ٹن آ رہا ہے اور اس میں سے بھی 45% جو ہے وہ فرنس آئل نکل جاتا ہے, تو آپ سوچئے کہ آپ دودھ تو لا رہے ہیں لیکن اس میں آدھا پانی ملا ہوا ہے. اچھا ذرا اس کا اکنامک حوالے سے میں فاروق صاحب آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ عام طور پہ جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹس ہیں, ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ پرائسز کم کرتی ہیں خواہ اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے. آپ کو یاد ہوگا 2007 اور 2008 میں پاکستان میں باقاعدہ طور پر بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے اور تیل کی قیمتیں بڑھنے سے روک دیا گیا تھا, جس کا پاکستان کو بعد میں نقصان ہوا. 2008 اور اسی طرح پھر 2013 میں بھی کچھ اسی طرح کی بات چیت ہوئی. 2018 میں جو ہم نے بجٹ پیش کیا, جو شاید خاقان عباسی صاحب نے بجٹ پیش کیا, وہ ایک ان ریئلسٹک بجٹ تھا جس کے بارے میں اسی وقت ہم سب کہہ رہے تھے کہ اگلی حکومت کو آگے پہلا کام تو ایک نیا بجٹ لانا پڑے گا. یہ گورنمنٹ بھی آؤٹ گوئنگ ہے. یہ ہمیشہ کے سیاسی چلن سے الگ ہٹنے پہ کیوں مجبور ہوئی؟ دیکھیے ہماری حکومتیں چاہے وہ یہ والی ہو یا اس سے پرانی والی ہو, پہلی والی ہو, وہ معاشی فیصلے کرتے ہیں سیاسی بنیاد پہ جی, اور اس کا بہت بڑا معاشی نقصان ہوتا ہے ملک کو اور 26 کروڑ پاکستانی جو ملک میں رہتے ہیں. آپ نے حوالے سے ایک حوالہ اور سامنے رکھ لیجئے, فروری کی 28 تاریخ تھی سن 2022, جی, جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ 10 روپے سبسڈی دے رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر, جبکہ عالمیاں بڑھ رہی تھیں اور جبکہ انہی کی اپنی حکومت نے IMF سے ایک معاہدہ کر رکھا تھا. اب وہ سیاسی فیصلہ تھا, اس کا بہت بڑا معاشی نقصان ہوا. ایک مہینے میں 4 ارب ڈالر کے ذخائر گرے ہیں. آپ مارچ کی مہینے میں اسٹیٹ بینک کی اگر اکاؤنٹ نکال کے دیکھ لیجیے. یہ فیصلہ جو حکومت جاتی ہوئی نے کیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بنیاد پہ کیا ہے, سیاسی بنیاد پہ نہیں کیا. تو یہ کریکٹ جاتا ہے اس حکومت کو کہ وہ جا رہی ہے, اس نے سیاسی فیصلہ نہیں کیا, عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھی ہے اور اس نے پاکستان میں بھی اس کی قیمت کا. اچھا فاروق صاحب, آپ سیاست کے معیشت پر اثرات کی بات کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے سال میں جا کے مہنگائی کی شرح کم ہونی شروع ہو جائے گی. جس طرح کی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے ہمارے ملک میں, نہیں معلوم کہ نگران سیٹ اپ آتا ہے تو وہ کتنے عرصے تک چلتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وی کین پریڈکٹ دیٹ؟ دیکھیے پچھلے مہینے کی خاص طور پہ جو خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ پاکستان کی 76 سالہ معاشی تاریخ میں نہیں ہوا. وہ کوئی 52% اضافہ ہے. اب اگر فیوچر کا ہم سوچیں, اگلے چند ہفتوں کی بات کر لیں, تو بیس کیونکہ بہت ہائی ہے, تو اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس بیس میں کچھ کمی آئے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی کا گھوڑا 52 کی سپیڈ پہ بھاگ رہا تھا, سمجھے 52 کی سپیڈ سے بھاگ رہا تھا, اب وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید 40 کی سپیڈ سے بھاگے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی میں کمی آ گئی ہے, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ گئی. مہنگائی کا گھوڑا پہلے بہت ہی تیز بھاگ رہا تھا, وہ ابھی بھی بھاگ رہا ہے, لیکن اس کے بھاگنے کی جو سپیڈ ہے اس میں کچھ کمی آ گئی. جی فاروق صاحب, یہ جو بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس حکومت نے بڑا اچھا اقدام کیا, اور نو ڈاؤٹ یہ ایک اکنامکلی ایک یعنی معاشی حوالے سے تو بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کے پیچھے آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے SIFC بنی ہے, جب سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک پوزیشن لی ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے معاشی میدان میں, تو اس کے بعد شاید حکومت کے پاس بھی یہ گنجائش نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کھل کے فیصلے کر سکے یا پولیٹیکل نیچر کے فیصلے کر سکے؟
देखिए, मैं ये क्या सराई की बात होगी मेरे पार्ट पे, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं इस मामले में क्या सराई नहीं करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल नहीं है कि SIFC का बनना और तेल की कीमत में इजाफा करना इस हुकूमत का, मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई डायरेक्ट ताल्लुक है। आपको नहीं लगता एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में? तो इस स्पेशली जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इस स्ट्रक्चरल चेंज का भी एक मजहर है ये? जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक बहुत ही बुनियादी किस्म की तब्दीली आ रही है, और वो सिर्फ माशी महाज पे नहीं आ रही, वो सियासी महाज पे भी आ रही है, वो इंतजामी महाज पे भी आ रही है। हमने जिस तरह देखा है, जो कानूनी जो लॉज पास किए गए हैं, जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है वो मैं आपसे एग्री करता हूं कि वो सिर्फ माशी महाज में नहीं, वो सियासी महाज में भी आ रही है, वो इंतजामी महाज में भी आ रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से भी आ रही है, और बहुत बुनियादी किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं। 3 या 4 जिसको हम गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कहते हैं, जो बुनियादी हुक्मरानी ढांचा है, मुझे लग रहा है के अंदर बहुत ही बुनियादी किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। हबीब साहब, फारूक सलीम साहब ने तो मुआशी असरात के हवाले से बात की, सियासी असरात क्या होंगे? एक ऐसी हुकूमत जो बस अब जाने वाली है, कुछ ही दिन रह गए हैं और उसके बाद उसे इंतखाबात में जाना है, वो ऐसे फैसले करके इंतखाबात में कैसे जाएगी, लोगों में कैसे जाएगी वोट मांगने? ये डेफिनेटली इसके पॉलिटिकल नुकसान तो होंगे। जब आप ये कह रहे हो कि आइंदा चंद दिनों में हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फिर या हम असम्बली तोड़ देंगे, और वैसे भी चंद दिन रह गए, आप हर रोज़ अपने प्रोग्राम में बताती हैं कि इतने दिन रह गए, तो उसका नतीजा तो पॉलिटिकली आएगा कि जब ये लोग अपने अपने हलकों में जाएंगे तो इनसे सवाल तो होगा कि जनाब आपने तो जाते जाते भी हमारी मतलब आपने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, अब शायद इस हुकूमत के पास वो गुंजाइश ही नहीं कि ये तेल की कीमतें अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सके। अभी सब बिजली की कीमत में इतना इजाफा हुआ, एलपीजी की कीमत में इतना इजाफा हुआ। समझ लीजिए कि किस्सा माजी हो गया। उसकी वजह ये थी कि पहले पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती थी वो किसी और अंदाज में सोचती थी। मैंने आपको जब याद है, जब खानेवाल में जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब तशरीफ लाए थे, तो मैंने वापस आके आपको ऑब्जर्वेशंस दी थी। मैंने अर्ज किया था कि वो मुआशी हवाले से अब फौज की बाकायदा तौर पर एक पोजीशन है और फौज इसको एक सिक्योरिटी मामला समझती है मुआशियात को, और इस हवाले से कोई भी गैर जिम्मेदारी अब फौज कबूल नहीं करेगी। और फौज जाहिर है हमारी अपनी फौज है, हमारे पाकिस्तान के अंदर उसका किरदार रहा है। तो अब फौज ने अपना वो जो किरदार है वो अदा करने का फैसला कर लिया है बाय द बुक, कि अब जो मईशत चलेगी वो बाय द बुक चलेगी। अब आप उसमें ये नहीं कह सकते कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वन फाइन मॉर्निंग कहें कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगरचे अब भी इसमें कुछ उन्होंने किए हैं, कुछ गैर जरूरी मंसूबे PSDP में भी रखे हैं, पैसे भी इधर उधर खाम खा के पॉलिटिकल मंसूबों पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी सब चले, हम मुआशी एतबार से तो ठीक है, लेकिन जो भी सियासी जमातें होती हैं उन्हें अपनी सियासत का भी तो सोचना होता है ना। उसकी वजह ये है, उनके लिए ये कितना डैमेजिंग होंगे ये फैसले? उसकी वजह ये है कि PMLN जो है इस वक्त, ये जो या PMLN के जो इत्तेहादी हैं, वो इस वक्त जो माहौल बन रहा है वो शायद अपने सियासत को अवाम का मोहताज समझते नहीं। अच्छा जी, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे, जो मैं आपको इसी प्रोग्राम में कई बार ये अर्ज कर चुका हूँ कि PDM अक्रॉस द बोर्ड, सिर्फ पीपल्स पार्टी, अब पीपल्स पार्टी तो PDM का हिस्सा भी नहीं है, वो इलेक्शन नहीं चाहते। वो इलेक्शन में वो चाहते हैं कि इलेक्शन में किसी तरीके से कोई ताखीर हो जाए, हम आगे निकल जाए, और फिर उसके बाद फिर जो सूरत हाल बनेगी इसीलिए ऐसे मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। इसलिए वो मुश्किल फैसले करने का उन्हें मतलब मुश्किल फैसले इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें इमीडिएटली जवाब नहीं देना, उनका जो गेम प्लान है ये उसके मुताबिक है। अच्छा, कि जब उन्होंने इमीडिएटली जवाब ही नहीं देना तो फिर उन्हें टेंशन नहीं है। तो इस वजह से आप ये देख लीजिए कि आप वो जो तकवीयत है, वो जो इत्तलात या वो जो अंदाजे हैं कि इलेक्शन वक्त से आगे निकल जाएगा, तो उसमें उनको तकवीयत मिलती चली जा रही है। और फिर पिछले कुछ अरसे में जिस अंदाज से कानून साजी हुई है, उसको भी तकवीयत, वो भी कानून साजी भी इस तासुर को तकवीयत देती है कि ये जो मौजूदा ग्रोह सियासतकारा हैं ये अवाम के पास जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर अब ये समझें कि जो भी निगरान वजीर आजम आ रहे हैं वो कोई टेक्नोक्रेट होंगे?
क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि बार बार सियासी जमातों की तरफ से तो जोर दिया जा रहा है नहीं कोई सियासी शख्सियत होगी। आप ये बात अब एक ब्रॉडली समझ लीजिए, पाकिस्तान में एक मीसाक़े मईशत तय हो चुका है। अच्छा। और उसकी कस्टोडियन है SIFC। अच्छा। जिसमें जनाबे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तशरीफ रखते हैं, एक कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेशल मतलब उसमें एक ओहदा है, वो भी हमारी मुसल्लह अफवाज के पास है। तो ये जो दोनों की मौजूदगी यानी हमारी फौज की इसमें मौजूदगी जो है यानी SIFC में, आप यूं समझिए कि पाकिस्तान के माशी हवाले से या पॉलिसियों के अदम तसलसल की जो शिकायत की जाती थी, अब वो शिकायत भी खत्म हो जाएगी और हमारी पॉलिसी ज्यादा पॉइंटेड होके आगे बढ़ेगी। और आप पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे हैं, तो ये उसी अंदाज से आगे बढ़ रही है। पेस भी थोड़ी फास्ट होगी। पेस भी फास्ट होगी। ये जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े हमने नालायक इकट्ठे किए हुए हैं इस्लामाबाद में, अब इन नालायकों का टाइम भी ओवर हो गया। अच्छा, हम ये समझें इन्होंने अपनी नालायकी की वजह से अपना काम करने की सलाहियत खो दी। यानी हम ये समझे कि -1 नहीं -all होने जा रहा है। नहीं, वो तो इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना। देखिए पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखिए, इस वक्त चूंकि हमारी जो मईशत है वो मैं ये समझता हूँ, और मैं आपको अर्ज करूँ ये आज से नहीं, मैं कम से कम 2019 से बार बार ये तवज्जो दिला रहा हूँ कि हमारी मईशत अब पाकिस्तान का सिर्फ मुआशी मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है। तो जब पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला मईशत बन गई है और उसको रियलाइज करती नज़र आ रही है हमारी तमाम एस्टैब्लिशमेंट, तो इसका मतलब ये है कि उसके असरात तो फिर पॉलिटिकल भी होंगे, और वो जाहिर है किसी को पसंद होंगे, किसी को नहीं पसंद होंगे, कोई उनके ऊपर कोई फप्ती कसेगा, कोई उनके ऊपर कोई फप्ती कसेगा, लेकिन बहरहाल मौशी हवालों से हमें आगे ही बढ़ना है। ऑप्शन तो उनके पास कोई नहीं रहेगा ना। ऑप्शन अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि वो इलेक्शन जीत के आएगी और पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी को अपनी मर्जी से उसको तब्दील कर पाएगी, तो वो शायद अब नहीं होगा। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आएंगे आज होने वाले मिनरल समिट के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद में अज़ीमुश्शान पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद हुआ, जिसका उन्वान डस्ट टू डेवलपमेंट था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर एजाज़ी मेहमान इस समिट में शिरकत की। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का यह कहना था कि पाकिस्तान मादनियात की दौलत से माला माल है। थर कोल दुनिया में कोयले के बड़े मनसूबों में से एक है, जबकि रिकॉर्डिक मनसूबा मुल्की तारीख में ख़ास अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में इस बात की निशानदही भी की कि गुज़श्ता 75 साल में हमने अपनी कीमती दौलत पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जितनी की ज़रूरत थी। This has been a journey of 75 years that we have deposits worth $6 trillion, and yet where we stand today, and then forgotten. Recordec, another case in point. There was a penalty of $10 billion imposed on Pakistan. Tharkol, one of the largest coal deposits around the globe. Say with a sense of pride and achievement that this has been now converted into wealth for Pakistan. Look at Chaniot iron ore, another deposit subjected to worst kind of pilferage and corruption. Today is the day to learn our lesson from the past and now move forward in unison. Now have to be converted into action. This nation will find its lost place by the grace of God in the next few years. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने इंतहाई अहम और सैर हासिल खिताब में SIFC के क़याम और इसके अगराज़ व मकासद को वाज़ेह करते हुए कहा कि पहाड़ों से सहराओं और साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। हमारी ज़मीन मादनियात से मुज़य्यन है और इससे इस्तेफ़ादा करने के लिए हम बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे ख़जानों की दरियाफ्त में अपना किरदार अदा करें। इस सिलसिले में हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। पाक फ़ौज के सिपा सालार का ये कहना था कि हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मादनी मंसूबे अवाम की तरक्की का जीना है। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। हमारा मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां हमारी हद और इसकी वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ ने कुरान करीम की आयात का हवाला देते हुए ये वाज़ेह किया कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में अल्लामा इकबाल के अशार का भी हवाला दिया, जबकि समिट में खुसूसी तौर पर शिरकत करने पर बैरिक गोल्ड के CEO और प्रेसिडेंट
मार्क ब्रिस्टो, सऊदी अरब के वजीर मादनियात इंजीनियर खालिद बिन साले और दीगर सरमायाकारों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। मादनियात के हवाले से पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, फौज की शमूलियत से हमारे लिए मुआशी अहदाफ का हुसूल कितना आसान हो जाएगा, इसी हवाले से हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मादनी मंसूबों के मुआशी पहलुओं का जायजा लेने के लिए माहिर जनाब अजहर हमीद साहब। अजहर हमीद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हबीब साहब को भी मेरा सलाम, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल में जब मैं चेयरमैन ईओ भी आया था तो उस वक्त जो है वो आपके प्रोग्राम पे आया था, लेकिन उस वक्त वो मेरे ख्याल में दुनिया न्यूज़ से प्रोग्राम करते थे। देखिए, आपका सवाल जो है उसका मैं जवाब इस तरह से देता हूँ पोटेंशियल का, कि जो आपके मिनरल्स हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और उसके बाद तीसरा एनर्जी। एनर्जी में आपके पास कोयला है, आप दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट्स आपके पास हैं। मेटल्स के अंदर आप बात करें तो कॉपर और गोल्ड 5th लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड। और उसके बाद अगर आप नॉन मेटालिक में बात करें तो सॉल्ट 2nd लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड। तो आप सोच लें कि तीनों कैटेगरीज में पाकिस्तान कहाँ आता है, उससे आप अंदाजा लगाएं। लेकिन अजहर साहब, हमने इसको डिस्कवर तो काफ़ी अरसे से कर रखा है कि पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर फलां चीज़ पाई जाती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि हमारे यहाँ ये शोबा क्यों डेवलप नहीं हो सका कि अब ये डेवलप हो जाएगा? हबीब साहब देखें, एक तो मेरे ख्याल में ज़रूरत ईजाद की माँ है, और अब जबकि पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल क्रंच आया तो आपने वो चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू की कि जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो मादनी आप मिनरल्स और उनकी एक्सप्लोरेशन, उनकी वैल्यू एडिशन, ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो हमने स्टार्ट तो यानी जो सैंडेक हमारा प्रोजेक्ट था, ये 1974 में ये कंपनी बनी थी, और उसके बाद चाइनीज़ इन्वॉल्व हुए 90s में, और उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिलती रही। तो हमारा जो मिनरल्स के अंदर एक्सपीरियंस है वो तो MCC जो मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, वो मेरे ख्याल में 3 दहाइयों से ज़्यादा का है। लेकिन बदकिस्मती से नहीं, लेकिन वो तो उनका एक्सपीरियंस है ना अजहर साहब। हमारा एक्सपीरियंस, हमारे यहाँ तो वो इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो माइनिंग कर सके, माइनिंग में काम करने वाले लोग मौजूद नहीं है, जियोलॉजिस्ट उस तरह के यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, मशीनरी भी नहीं है हमारे पास। जी हबीब साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि MCC से जो आपकी रिलेशनशिप है वो कोई 30-35 साल से ज्यादा की है, और उसमें आपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करना था, आपने कॉपर गोल्ड रिफाइनरी भी लगानी थी, आपने वैल्यू एडिशन करनी थी। लेकिन आप सोचें कि 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद भी ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुई, ना स्किल डेवलपमेंट हुई, ना ही उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, और रिजल्टेंटली वो प्रोजेक्ट लॉसेस में है। यानी चाइना को तो शायद नुकसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान है। उसकी वजह यह है कि पहले हमारे पास मिनरल पॉलिसी नहीं थी। जब 1995 में मिनरल पॉलिसी आई तो उस पॉलिसी के तहत जो हमने यानी कंसेशंस देने थे, हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंटाइस करना था, उनको जो है प्रमोट करना था कि वो आए, उन कंसेशंस के तहत आप आके इन्वेस्टमेंट करें। उन चीज़ों पे हमारा थ्रस्ट ही नहीं रहा। ये तो ऑफ लेट आके ये चीज़ हुई है। तो हमारा, आप ये समझ लें कि ये चीज़ डेवलपमेंट स्टेज से उठ के इसलिए नहीं आई कि हमारा फोकस ही नहीं था। और फिर सोने पे सुहागा, जिस जगह पे हमारे ये मिनरल डिपॉजिट्स हैं यानी सूबा बलूचिस्तान, वो आपको पता है कि वहाँ पे हमेशा से प्रॉब्लम ही रहा है, यानी इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन रही है फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा अजहर साहब, इस वजह से जी अजहर साहब जी, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो FISC का क़याम है और फौज की इसमें शमूलियत है, ये मंसूबा CPEC से भी बड़ा हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल बड़ा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल्स, लेकिन मसला ये है सिक्योरिटी के लिए तो फौज की बहुत ज़रूरत है बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि जब भी आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेकर आएंगे तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करना है कि इट शुड बी फ्री ऑफ एनी स्कर्मिशेस, कोई ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज ना हो। तो उसके लिए
فوج نے سیکیورٹی تو پرووائڈ کرنی ہے، لیکن جو پوٹینشیل ہے وہاں آپ کا، یعنی 2-3 سال کے اندر آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں اور یہ کنڈیشنل کریں کہ جتنی بھی آپ کی ایکسٹریکشن ہوگی وہ را مٹیریل کی فارم میں باہر ایکسپورٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ بین لگا کے کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہاں سے ویلیو ایڈیشن ہو کے، اگر ویلیو ایڈیشن نہیں ہوئی، اس طرح گولڈ کاپر کی اگر ریفائنری نہیں ہوئی یا کیتھوڈ ریفائنری نہیں لگی آپ کی، جو کہ میٹل کی ایکسٹریکشن کے بعد اس کی ریفائنمنٹ ہوتی ہے، سمیلٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اسی طرح سے آپ را مٹیریل جو ہے وہ سستا بیچ رہے ہوں گے، اور ویلیو ایڈیشن کی وجہ سے جو آپ نے زر مبادلہ کمانا ہے ایکسپونینشیل لیول کا، یعنی 8, 9, 10 ٹائمز زیادہ جو کہ صرف کروڈ فارم سے آپ کو پیسہ ملے گا. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو انفارچونیٹلی یہ اسی طرح سے چلتا رہے. تو اظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ فی الوقت ہماری جو اپنی مائننگ انڈسٹری ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہے؟ حبیب صاحب 2021 دسمبر کی ٹی ڈیپ کی جو ایک رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو منرل پروڈکشن سے جو دنیا نے کمایا وہ تقریباً 1.480، تقریباً سمجھ لیں کہ 1.5 ٹریلین 1.5 ٹریلین، اور اس میں جو پاکستان کا کنٹریبیوشن تھا بدقسمتی سے وہ 1.18 بلین تھا. تو ہم تو 0.00% یعنی کنٹریبیوشن ہے، یعنی اور اگر نیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہمارے جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً 3% یا اس سے بھی تھوڑا کم منرلز کا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مطلب ایک بڑا اندازہ ہے کہ 0.5%. جی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اظہر صاحب کہ کتنا وقت ہمیں درکار ہوگا اس منصوبے کو کسی منطقی انجام تک لے جانے کے لیے، یعنی جہاں سے ہمیں لگے کہ اب اس منصوبے کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ سٹیبل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میں خود بھی سول سرونٹ رہا ہوں. اگر تو یہ تھرو سول بیوروکریسی آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کرے، ہم وشفل تھنکنگ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ایفیشنسی یا ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت جلدی ریپڈ موومنٹ کے ساتھ یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا. تو اس کے لیے ایک آپ نے بڑی لین مین آرگنائزیشن ایک سیٹ اپ کرنا پڑے گا، جس میں کلیئر کٹ آپ کو یعنی چیزیں ڈیفائن کرنی ہوگی، یعنی جو آپ کی منرل پالیسی ہے، جو آپ کے کنسیشنز ہیں، اور آپ نے ٹائم لائنز رکھنی ہے کہ یہ چیز اتنے دنوں میں اپروو ہو جائے گی. اور اگر انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو اگر پروجیکٹ آن بورڈ کرتے ہیں تو آپ کو 1.5 سے 2 سال کا ٹائم لگے گا کہ آپ کی ایکسٹریکشن سٹارٹ ہو، اور پھر جو ریفائنری لگنے کا پروسیس ہے. دیکھیں، اگر آج ہم سٹارٹ کریں گے تو ہماری ویلیو ایڈیشن کے ساتھ تقریباً میرے خیال میں 2.5 سے 3 سال کے بعد جو ہے نا یہ چیز چلنا شروع ہوگی. یعنی ابھی سے اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو 2 سے 3 سال تو کم از کم چاہیے، اور اس کے بعد پھر یعنی آپ کو 1-2 سال دینے ہوں گے میچورٹی کے، اور پھر اس کے بعد جو گینز آپ لینا شروع کریں گے وہ 5ویں-6 سال آنورڈز آپ کو ملنا. تو کیا ہم کل کو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ کل ہم دیکھ سکیں کہ پاکستان کی کوئی کمپنی اف ناٹ انٹوفگاسٹا، اف ناٹ ریو ٹنٹو، اف ناٹ بیرک گولڈ، تو کوئی بہتر لیول کی کمپنی کوئی ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں گرو کرتے ہوئے، یا پاکستان میں انویسٹرز کا انٹرسٹ ہے؟ یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ بھی کچھ لوگوں کی مشاورت کرتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں، ابھی آپ کا سوال بہت اچھا بھی ہے، جائز بھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ اگر جس طرح بارے کہ آپ یعنی اس کی طرف آ جائیں منرلز کے اندر یا آئل کے اندر، ایکزون ہے، شیورون ہے، بڑی بڑی کمپنیز آپ کی، ایون ایم سی سی جو چائنا کے، اٹس اے جائنٹ آف اے کمپنی. اب ان کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے ان ٹرمز آف ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، کہ آپ ہمارے لوگوں کو ان کی اسکل لیولز بھی بڑھائیں گے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہوگی، آپ یہاں ریفائنری بھی لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ویلیو ایڈیشن ہوگی یہاں سے ہو کے آپ کے ملک میں جائے گی. اب ٹریجڈی یہ ہے کہ جو آپ نے کا ارینجمنٹ جو بھی آپ نے پیپر پہ کیا اس کو کبھی آپ نے انفورس نہیں کیا. جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہماری کمپنی، دیکھیں ہمارے بڑے کارپوریٹس ہیں، اگر وینچر آؤٹ کریں اس طرح اینگرو از ون ایگزامپل، اس کے بعد آپ کے بڑے بڑے گروپس ہیں، یعنی وہ بالکل اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ ان کی جو انٹریکشن ہے فورن انویسٹر کے ساتھ اور گورنمنٹ کا پورا ان کو بیکنگ ہو. ہمارا جو تھرسٹ ہے وہ ٹھیک ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو فوکس کر رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی از ون ایشو حبیب صاحب، جو کہ میرے خیال میں
किसी भी इन्वेस्टर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है पाकिस्तान में लेकिन बिजनेस अजहर करने साहब, का। ये जो स्पेशली जब आप जिस तरह की ये हमारी माइनिंग, बड़ी दुनिया की जो बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं, मतलब आप देखिए अफ्रीका में काम कर रही हैं, खुद एमसीसी जहाँ पे जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, वो ऐसी जगहों पे काम कर रही है जहाँ पे अमन पाकिस्तान में तो उनसे बहुत बेहतर है, वहाँ पे तो बाकायदा गुरिल्ला वॉर शुरू हैं, लेकिन उसमें भी ये कंपनियां अपना काम जारी रखती हैं। दे नो हाउ टू हैंडल इट। मेरा ख्याल है ये इशू इतना प्राइमरी तो नहीं होगा इस हवाले से। देखिए वहाँ पे जो भी आप अफ्रीका की बात की आपने, आप अंगोला की बात कर लें, फॉर दैट मैटर मोजाम्बिक की बात कर लें, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, लेकिन जब माइनिंग की बात आती है उस जगह पे, तो वो जो आपको यानी अम्ब्रेला कवर वहाँ पे सिक्योरिटी का है वो इंटैक्ट रहता है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे जब ऑपरेट कर रही हैं तो वहाँ पे उनको ये गारंटीड है कि वो सिक्योरिटी मिलती है, तभी तो वहाँ बल्कि बास कंपनियों ने तो अपनी सिक्योरिटी रखी होती है वहाँ, वरना बहुत बड़ी। अदरवाइज वो अगर गारंटी इंश्योर्ड ना हो तो ऑब्वियसली ये वहाँ पे ऑपरेट नहीं। जी बिल्कुल, देखें इनको वहाँ पे इजाजत मिली है, इन्होंने अपने सिक्योरिटी कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं, और इनका जो सिक्योरिटी कॉरिडोर होता है वो उन्होंने फुल प्रूफ बनाया हुआ है, ताकि जितनी भी आप एक्सट्रैक्शन करते हैं, जितनी भी आप वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर मतलब ट्रबल फ्री जाती है। अब वो कॉरिडोर्स इन्होंने सिक्योरिटी के आपके खुद डिफाइन किए हुए हैं। अब ये उनका उन गवर्नमेंट्स के साथ अरेंजमेंट है। अब हमारे यहाँ ये चीज आगे किस तरह से चलती है, आई थिंक। और अजहर साहब, आप क्या समझते हैं गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या होगी कि वो इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करें? मेरे ख्याल में कॉपर गोल्ड में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने रिको डिक की एक एग्जांपल क्रिएट करके वहाँ पे इतनी सार रिलेशनशिप हो चुकी है कि हबीब साहब आपको भी पता है कि एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ज्यादा आसान है, लेकिन एक पुराना और एक बुरा प्रोजेक्ट उसको रिवाइव करके उसको दोबारा करना, मेरे ख्याल में उसमें एफर्ट 10 टाइम ज्यादा लगता है। तो हमारा जो पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन हमारी जो एग्जाम्पल है और रीसेंट पास्ट की एग्जाम्पल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को उस पॉइंट ऑफ व्यू से एंटाइज करे कि वो बिल्कुल इस पे गोंगू हो के जनाब हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर हमीद साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आर्मी चीफ ने भी इस अहम मौके पर बड़ा अहम और कलीदी खिताब किया है। हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अजहर हमीद साहब से। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने भी पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब करते हुए आज ये कहा कि हमारी सरजमीन में बहुत सी मादनियात मौजूद हैं और इस सलाहियत को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए हम बैरूनी सरमायाकारों को ये दावत देते हैं कि वो पाकिस्तान में छुपे हुए ख़जानों को दरियाफ्त करने में हमारी मदद करें। हबीब साहब, गैर मुल्की सरमायाकार आएंगे पाकिस्तान में? पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस का होना मेरे नज़दीक को बहुत बड़ी बात नहीं। इस कॉन्फ्रेंस का होना और जनरल आसिफ मुनीर का इसमें होना, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने जो कुछ कहा है, उनका जो खिताब ज़ाहिर है मैं बराह रास्त तो दिखाया नहीं जाता और मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो मैंने जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो पढ़ा है, तो मैं इसको बिला मुबालगा कम से कम लफ्ज़ों में इसको तारीखी कह सकता हूँ। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हम ब्रेक पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में फौज का इस तरह और बगैर कोई माजरत खाना रवैया इख्तियार किए क्लियर हेडेड हो के पाकिस्तान की मईशत के चंद सेक्टर्स को मुंतखब करना और तेजी से उन पर काम करना शुरू कर देना, ये निहायत गैर मामूली वाक़या है और आप इसके अच्छे असरात आने वाले मुस्तकबिल में देखेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं, और आप जिस तरह गैर मुल्की सरमायाकार देख रहे थे कि रेकोडिक का आपने जिक्र किया कि उसमें बैरक गोल्ड है, इसी तरह सऊदी अरब के जो मिनरल्स के वजीर हैं वो मौजूद थे। तो देखिए यहाँ पे ये जो बैरक गोल्ड है, बैरक गोल्ड के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, ठीक है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इतनी ताकतवर हैं कि जब वो किसी बात की ठान लेती हैं या किसी मुआहिदे की गारंटी देती हैं तो फिर उस गारंटी पर अमल दरामद भी होता है। तो लिहाजा एक तो बैरक गोल्ड ने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क्रेडिबिलिटी पे ये बात तस्लीम की कि एतमाद का इजहार किया कि हम जुर्माना नहीं लेते बल्कि हम आपके साथ दोबारा बिजनेस करते हैं। तो लिहाजा एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खुशाइन बात है। और जबकि हमारे जो जीसीसी के दोस्त हैं सऊदी अरब समेत, ये सारे के सारे
پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ بہت ہی لنکڈ ہیں اور جنرل عاصم منیر کا پرسنل یعنی پرسن آف جنرل عاصم منیر وہاں پہ ہی از ویری مچ لائکڈ ان گلف اور سعودی عرب، تو لہٰذا یہ بھی انہوں نے اپنے وہ جو ایک وہاں پہ ایک ریپو ہے اس کا بھی وہ پوری طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں ان فیور آف پاکستان۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی انچارٹرڈ یعنی یہ ہے جو واٹرز ہیں جہاں پہ ہماری جو مسلح افواج ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پہ جو ظاہر ہے تجربے کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے، سب لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن میں اس میں ایک عرض کروں، میں چونکہ طالب علم ہوں اور ریکوڈیک اور منرلز کے معاملات کو اس وقت سے کور کر رہا ہوں جب پاکستان میں بالکل ان کا نام لینا بھی بالکل عجیب و غریب، جب پاکستان میں صرف مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ہی منرلز ہوا کرتے تھے۔ تو خیر دیکھیے، پاکستان کے اندر پرابلم بیرونی سرمایہ کاری کا نہیں ہے منرل سیکٹر میں، بیرونی سرمایہ کاری آ گئی، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہماری عدالت جہاں پہ سمر مبارک مند جیسے لوگ بیٹھے ہوں جن کے ناموں کے ساتھ ڈگریاں لگی ہوں اور وہ عدالتوں میں جا کے کہیں، سپریم کورٹ میں جا کے کہیں کہ جناب مجھے کئی بیلچہ دے دو، میں آپ کو یہ جو ریکارڈ ایکسس سارا تانبا سونا نکال دوں گا، اور وہ نہ کچھ کر سکے، اور اس کے کہنے پہ ہماری عدالت فیصلہ کر دے کہ جناب یہ پورا معاہدہ ہی اس میں اومیشن اینڈ کمیشن، لہٰذا یہ پورا معاہدہ ہی کالعدم قرار پائے، تو آپ بتائیے کہ اس ملک کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کون انٹرسٹڈ ہوگا؟ اور پھر وہ ہمارے سسٹم پہ کیوں بھروسہ رکھے گا؟ دیٹ از دا پلیس جہاں پہ ہماری فوج کو آگے آنا پڑا، نمبر ون۔ اب یہ معاملات طے ہو گئے، لیکن نمبر ٹو، ایک اور جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج کی توجہ بہت ضروری، SIFC کی توجہ بہت ضروری منرلز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ آئرن اور، آپ نام نہیں سن رہے آج کل، صرف ریکارڈک سن رہے ہیں، تانبا سونا سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئرن اور نہیں سن رہے یا کوئلہ سن رہے ہیں۔ آئرن اور وہ مٹی ہے، یعنی وہ مٹی ہے جو لوہا بن جاتی ہے، اور لوہا الٹیمیٹلی سونا بن جاتا ہے، یعنی ہم اس سے سونا خرید سکتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ۔ اب پاکستان کے اندر 1998 میں مجھے یاد پڑتا ہے ایک صاحب تھے، انہوں نے دلبند میں بلوچستان میں ایک باقاعدہ طور پر ایک جوائنٹ، یعنی انہوں نے ایک وہاں سے ایکسٹریکٹ کرنا شروع کی آئرن اور ایکسٹریکشن انہوں نے شروع کی، اور پھر 2004 میں آ کے انہوں نے پاکستان سٹیل مل کے پاس ایک اپنا کریشر لگایا کہ وہاں سے آئرن اور پتھر یا جس بھی صورت میں آئے گی، پھر وہاں پہ وہ اس کو پیس کے یا مناسب حالت میں تو وہ سٹیل مل کو جا کے دے دیں گے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان صاحب نے لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی، اپنی زندگی کھپائی تاکہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، اور ہماری جو PSM ہے پاکستان سٹیل مل، اس نے ون فائن مارننگ انہیں کہا جی کہ ہم آپ کو آرڈر دیتے ہیں، آرڈر دیا، اور جیسے ہی آرڈر دیا ساتھ ہی کانٹریکٹ منسوخ کر دیا۔ اچھا جی، کانٹریکٹ انہوں نے باقاعدہ طور پر منسوخ کر دیا، 2004 کی بات، اور اب وہ بندہ، پاکستان میں تو ایک ہی سٹیل مل تھی، پاکستان سٹیل مل، جو آئرن اور سے لوہا بنا سکتی تھی، اب اس بندے کی ساری زندگی کی انویسٹمنٹ تباہ و برباد ہو گئی، پانی پھر گیا اس پر۔ نہیں، پھر اس میں اور بھی ہوا۔ بلوچستان کی گورنمنٹ بھی ہے، بلوچستان کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ نالائکوں نے یہ سوچا کہ یہ جو بندہ یہاں سے ایکسٹریکٹ کرے گا تو ہم کیوں نہ کر لیں، انہوں نے ایک کمپنی بنا لی بلوچستان۔ اب جب انہوں نے کمپنی بنائی تو وہ بھی ایک فراڈ، جس طرح سرکاری کھاتوں میں ہوتا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ اپنے لوکل سرمایہ کار کی اسی طرح سپورٹ نہیں کریں گے جس طرح یہ ہمارے بیرک گولڈ کی گئی ہے، جس طرح اور دنیا کے لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، جب تک ہم اپنے چھوٹے بڑے انویسٹر کو یہی رسپیکٹ نہیں دیں گے، یہ عزت نہیں دیں گے، ہمارا ڈھانچہ تیار نہیں ہوگا مائنز اینڈ منرلز کا، تو اس کے نتیجے میں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر پاکستان میں مائنز اینڈ منرلز کی ڈیولپمنٹ کافی سلو رہے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ SIFC کو اور جنرل عاصم منیر کو اس پوائنٹ پہ ضرور توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد۔